So, good afternoon, friends. This is the new module of ethics, GS4, correct? We have a lot of significance of this paper in the mains, which can decide your rank, your selection. जनरली होता क्या है कि लोग इस पेपर को थोड़ा सा ऐसे समझते हैं कि बहुत जनरलिस्टिक लिखना है, क्या सही है क्या गलत है, बस हमें उस पर लिख के चले जाना है, उससे मार्क्स आ जाएंगे। नहीं आते मार्क्स, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में बात करते हैं, ठीक है। हमारा हमेशा से तरीका रहा है कि कोई भी शेड्यूल, कोई भी मॉड्यूल शुरुआत करने से पहले हम आपको बताते हैं कि वो पेपर में मार्क्स लाना हमारा पर्पस नहीं है, हमारा पर्पस है बेटर मार्क्स लाना, ठीक है। आर पर्पस इज टू सिक्योर द बेटर मार्क्स, कि कैसे हम हर एक क्वेश्चन में, इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस देन व्हाट इज दैट टेक्निक, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, वी नो दैट कंटेंट इज किंग, ऑब्वियस सी बात है, वी नो दिस इज द सिंपल फिलॉसफी व्हाट वी जनरली फॉलो। कंटेंट, बेस्ट कंटेंट आपको मिलना चाहिए और हम देंगे आपको, बहुत बेहतरीन कंटेंट देंगे, ठीक है। बट उस कंटेंट को कैसे इस्तेमाल करना वो भी हमें आपको बताना पड़ेगा। तो हमारा मुद्दा ये रहेगा कि इफ वी आर टारगेटिंग 20 क्वेश्चंस इन द एग्जाम, then in single question what is that technique through which you can get that +1 mark. So if you secure +1 mark in each question, then overall by 20 questions you can get simply +20 marks in your paper. If you were supposed to get 80 marks out of 200 250, like, then you can get 100 marks. If you were getting earlier attempts you were getting some like 90 marks, then there are chances you can get 120 marks. अगर आपके 100 नंबर आ रहे थे मेंस में तो हो सकता है आपके 120 130 पहुंच जाए, और अगर आप पहले से ही काबिल थे 110 नंबर आने से तो हो सकता है यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर है 145 मार्क्स लाने का, ठीक है। बहुत सिंपल सा कट है। ऐसे और एथिक्स, दीज आर टू ईज जो आपको सिंपली ईज में ले जा सकते हैं यूपीएससी में। टू ईज फॉर मेकिंग योर सिलेक्शन इजी, सिंपल। तो आपको इनको बिल्कुल निग्लेक्ट नहीं करना है, आप नहीं कर सकते। अब हम आपको पढ़ाएंगे, कंटेंट हमारे पास एक नंबर का है, क्वालिटी का है, आप अनमैच्ड मिलेगा। आप मार्केट में कितनी भी बड़ी बड़ी धुरंधर की किताब है, कितने भी बड़े बड़े आपने जो मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूं उस चीज पे, इसलिए मैं स्टार्टिंग के हर लेक्चर में आपको 2-3 मिनट का ये ज्ञान देता हूं। आप कोई भी बड़ी से बड़ी किताब उठा लेना, बड़े से बड़े टीचर की किताब उठा लेना, कंटेंट जो एग्जाम में काम करेगा वो ये करेगा, हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट कुछ चीजें जो आपको इस पेपर को जब पढ़ रहे हो तो आपको दिमाग में क्या क्या रखना है। लेट मी एक्सप्लेन वेरी केयरफुली, क्योंकि केवल स्टार्टिंग से तुरंत मैं पढ़ाने लग जाऊं इससे मतलब नहीं होगा। कुछ टिप्स मैं आपको बता रहा हूं वो आपको याद रखना। देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं, जो हम लोगों को हमेशा काम आई अच्छे मार्क्स लाने के लिए, मैं आपको बताता हूं। पहले तो आपको एथिक्स का मतलब पता होना चाहिए कि एथिक्स में जब आप लिख रहे हो आंसर, देन यू मस्ट बी नोइंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपका एथिक्स का पेपर वो लास्ट में क्यों ले रहा है, GS4 को लास्ट में क्यों ले रहा है? इट इज लाइक सी सेट ऑफ एथिक्स, सी सेट ऑफ मेंस। ये एक तरीके से मेंस का सी सेट है जो भी एथिक्स का पेपर है। क्यों? वो उस टाइम पे आपको, जब आप एग्जॉस्टेड हो गए एग्जाम में, सारे GS 1 2 3 दे के आ रहे होगे, एकदम से एग्जॉस्टेड हो गए, तब वो आपसे केस स्टडी करवाएगा लास्ट में कि आपका एप्लीकेशन ऑफ एथिक्स क्या है। अगर आपने उसमें गलत लिख दिया कि मैं तो अगर कहीं पे ये हो गया, ब्राइब मिली तो मैं आधी ब्राइब अपने पास रख लूंगा, आधी मैं जनता को दे दूंगा, क्योंकि ये तो रिश्वत का पैसा था, चोरी का पैसा पकड़ा गया था, कोई देने आ रहा तो मैंने सोचा गरीबों को लगा दूं, एकदम से नंबर आपको 0 मिल जाएंगे, ठीक है। डियोंटोलॉजी आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, डियोंटोलॉजी में ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, ठीक है। आप कंसिक्वेंशलिज्म पे जा रहे हो, आप कंसिक्वेंस दे रहे हो किसी का भला कर दे, लेकिन किस तरीके से भला कर रहे हो वो गलत है। तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। बहुत सिंपल बात है। मेंस में अगर आप लिखने जा रहे हो तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एथिक्स की नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, कितने भी आप अच्छे ईमानदार आदमी बने रहो, ठीक है। आप ईमानदार हो, आपको दिखाना पड़ेगा मैं ईमानदार हूं। कैसे दिखाओगे? आपके पास पेन एंड पेपर है केवल। अगर आप जहरीले सांप हो तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं जहरीला हूं, मेरे पास ना हो, ठीक है। सिंपल है। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक्स चाहिए। एटीट्यूड, वैल्यूज, इमोशंस आप अपने दिखाने पड़ेंगे कि मैं ऐसे ऐसे दिखाऊंगा। दूसरा है, आपको अपनी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छी रेसिपी बनाई है, आपने मटर पनीर बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आप उसको एक न्यूज़पेपर में परोस रहे हो, दैट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपको ये अच्छी से अच्छे जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उसमें आपको रखना पड़ेगा, है ना, चाइना वेयर जो भी कुछ होता है। तो आपको अच्छी आपकी एथिकल अंडरस्टैंडिंग है, बट उसको लिखने के लिए आपको तरीका, जो माध्यम है
that interpretation, that medium, that should be very good. That is scholarly language. You will have to write your ethics answer in keywords only. बात खत्म. तो एथिक्स के कीवर्ड जैसे कि जो आपके सिलेबस में दे रखे कुछ, बाकी हम आपको इतने कीवर्ड देंगे ना, एथिकल, इरोजन, ऐसे ऐसे बहुत अच्छे हम कीवर्ड देंगे, आपको लगेगा कि आपका आंसर बहुत किसी कोई कोई क्लासिक आंसर दिख रहा होगा आपको. ठीक है. रिलेवेंट एग्जांपल लिखना है. आपसे पूछा गया कंपैशन का और आप लिख रहे हो एम्पैथी का. आपको पता है एम्पैथी और कंपैशन में अंतर क्या है? ठीक है. आपको पता है एथिक्स और मोरल में अंतर क्या है? ये 23 में एक क्वेश्चन आ गया था. ऐसे कुछ वो छोटी छोटी सी चीजें पूछेगा आपको. अगर रिलेवेंट, आपने एग्जांपल बहुत अच्छा डाला है, करंट का भी डाला है, बट दैट इज नॉट रिलेवेंट एग्जांपल, तब आपको कोड करना पड़ेगा रियल लाइफ, जैसे कि गांधी, कलाम, ये वो जो आजकल के एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, लवासना की केस स्टडी बहुत कुछ है, आरटीआई और ये सब जो भी सरकारी सिस्टम में चल रहा है वो डालना. थिंकर आपको कोड कर सकते हो. सपोज आपकी थियोरी कुछ है, आप अगर आप अपना लिखोगे बात को कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये केस स्टडी मुझे मिली है, इसमें ऐसा होना चाहिए, या मैं इसमें मैं बताऊंगा कि भाई ये गलत लग रहा है, कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा, इस रास्ते से करूंगा, लोगों का तो भला हो रहा है. जैसे कि कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, फ्लड आ गया, अब आपको क्या करना है, गरीबों को खाना पहुंचाना है. अब जो सरकार ने रास्ता बताया कि इन रूल्स एंड रेगुलेशन से पहुंचाना चाहिए, ठीक है, आप नहीं पहुंचा रहे हो, आपने क्या करा, अपने पैकेट्स बनवाए, हेलीकॉप्टर पे चढ़ के जा रहे हो, जहां पे जिसको लग रहा है भूख ले रही है. एक लोग को तो 10 पैकेट मिल गए, एक को एक भी नहीं मिला, वो भूख से मर गया. तो आप भला तो करने जा रहे थे, लेकिन नॉट इन ऑब्जेक्टिव फैशन. ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको ऑब्जेक्टिव रूल्स दे गए कि आपका पर्पज है, और उसके लिए सरकार ने आपको सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स बताए, आपको उसी से ही चलना है, भावनाओं में बह के नहीं करना है. ठीक है. तो ये चीज क्या है आपको, अब ये सब चीजें अगर आप होती है आगे. हाँ, मैं क्या कह रहा था, अब मैं जो बात बता रहा था, शायद मैं थोड़ा सा भूल गया हूं क्योंकि एक कॉल आ गई थी, कि थिंकर को कोड करना. थिंकर को कोड करने का मतलब ये है कि भाई आप जिस तरीके से कोई काम, जैसे कि मैं ये ऑब्जेक्टिविटी का बता रहा था कि आप सिविल सर्विसेज रूल्स के हिसाब से काम करोगे ना, तो वो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी. मतलब कि आपका एक ऑब्जेक्टिव है, उस फैशन में काम करना है. ये नहीं कि सब्जेक्टिविटी से आप कैसे भी आपका मन कर रहा है वैसे दोगे. जो नियम बताए गए हैं कि इन लोगों को पैसे मिलने चाहिए, तो आप वैसे काम वैसे दो, रादर देन आपका मन कर रहा है वैसे. कि मान लो आपने जो 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 रिलीफ फंड है या जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, इन लोगों को जो देने के चक्कर में आपने नियम कानून सब तोड़ दिए. अल्टीमेटली आपने सोचा कि नहीं, गरीब की कैसे भी सेवा करनी चाहिए, तो आप उसको उस टाइम पे जैसे फॉलो क्या कर रहे हो, कंसिक्यूंस, आप मीन एंड्स को फॉलो कर रहे हो, एंड्स को. ठीक है, एंड्स को फोकस कर रहे हो कि किसी भी तरीके से जाओ, आपके एंड सही होने. एंड क्या है, गरीब की सेवा करना. दूसरा तरीका ये होता है कि इसी को क्या कहते हैं, टेलियोलॉजी. टेलियोलॉजी ये एथिकल थियरीज हैं. अब एक तरीका ये होता है कि आप एंड पे, एंड कुछ भी हो जाए आपका, लेकिन जो आप रास्ते से जा रहे हो वो आपका सही होना चाहिए. दैट शुड बी ड्यूटी बाउंड. ड्यूटी बाउंड जिसको आप ऑब्जेक्टिविटी बोल रहे हो, ऑब्जेक्टिव फैशन में काम करना, ड्यूटी बाउंड होना चाहिए. करेक्ट. जैसे गांधी जी बोलते थे कि आजादी मिले लेकिन सही तरीके से मिले, अहिंसा से मिले. अब और कोई बोलेगा आजादी मिल जाए, मार काट करके कैसे भी किसी को मार डालो, आजादी मिलनी चाहिए, तो वो क्या फॉलो कर रहा है, टेलियोलॉजी, एंड्स को फोकस कर रहा है. और ड्यूटी, आप ड्यूटी फोकस करो, आपका रास्ता सही हो, जो ड्यूटी हो उस तरीके से जाओ, तो वो क्या होता है, डिओन्टोलॉजी. डी फॉर डिओन्टोलॉजी और डी फॉर ड्यूटी बेस्ड. तो अब ये सब जब आप लिख रहे होगे ना, तो आप बोलो कि भाई इसको इमैनुअल कांत ने बोला था, कि इमैनुअल कांत का एक कैटेगरियल इंपरेटिव होता है, कि वो आप इसमें बोलो कि उसका जो होता है कि डिओन्टोलॉजी इमानुअल कांत की जो होती है. ठीक है, आप इसमें बेंथम को कोट करोगे, कुछ भी करोगे, तो अब ये क्या करो, आप थिंकर को बात करो. मतलब कि आप अपनी बात को कह रहे हो लेकिन एक थिंकर के पर्सपेक्टिव से. ठीक है, जैसे कांत ये लिखा है. अब केस स्टडी को कैसे मास्टर करना होता है, मैं आपको पूरा एक एथिकल फ्रेमवर्क दे रहा हूं कि हम कैसे करेंगे आगे. ठीक है, आपको डर नहीं लगेगा, चिंता ना करो, डर नहीं लगेगा. जब हम सारी चीजें कर लेंगे तो फिर नंबर तो आने ही है ना, है ना. इनमें से आपने किसी भी चार चीजों को मिस कर दिया, नंबर कट जाते हैं. अब केस स्टडी को मास्टरी कैसे करने की, फ्रेमवर्क ड्रिवन सॉल्यूशन होना चाहिए. कि भाई आप एक आइडेंटिफिकेशन करोगे प्रॉब्लम को, क्या क्या स्टेक होल्डर है, कि उस केस स्टडी में मान लो कोई ब्राइब दे रहा था या कोई आग लगी थी, कौन कौन है, तो स्टेक होल्डर करोगे. डोमेस्टिक वायलेंस में उनके बच्चे स्टेक होल्डर है, वो हस्बैंड वाइफ है. ठीक है, फ्यूचर स्टेक होल्डर है, बहुत कुछ रखोगे. फिर आप उसमें चेक करोगे कि जो भी आप काम कर रहे हो, तो एथिकल जो जो स्टेक होल्डर मैपिंग करने के बाद जब आपको एथिकल डिलेमा दिख रहा है कि भाई इनमें कहीं एथिकल डिलेमा तो नहीं आ रहा. एथिकल डिलेमा का मतलब ये होता है कि दो सही चीजों में चूज करना. एथिक्स क्या बताता है, एथिक्स बताता है सही और गलत चीजों में चूज करना, कि क्या सही करोगे, सही वाला चूज करना. अब एथिकल डिलेमा ये कहता है कि भाई
हम दोनों चीजें सही है, आप किसको चूज करें, दोनों सही हैं चीजें। एथिकल डिलेमा आ गया, ठीक है, दोनों चीजें। एथिकल ट्राइलेमा क्या हो सकता है, तीन सही चीजों में, जो कि तीनों सही चीजों में कौन सा चूज करोगे। तो एथिकल डिलेमा आप देखोगे, फिर आप कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, फिर आप कंक्लूड करोगे। तो केस स्टडी का भी एक फ्रेमवर्क रहता है। अब आपको आइडियलिज्म और प्रैक्टिकलिटी, मतलब कि आपको ब्यूरोक्रेट बनाना है उसको, ठीक है, आपको आईएएस आईपीएस बनाना है, तो वो क्या करेगा, आइडियलिस्टिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा कर दो कि सरकार का डीपीएसपी में एक बोला गया है कि भाई गरीबों को गरीबी दूर मिटाओ तो सबको 1-1 करोड़ रुपए बांट दो। ऐसे थोड़ा ना होता है। क्या ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है? हमारे पास इधर सरकार के पास पैसे नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन लाओ, फीजिबल लाओ, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, ठीक है, धर्मा सिविल सर्वेंट का जो दिखाता है, ठीक। और अब आपको जो चीजें अपनी बात कम्युनिकेट करनी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज नहीं लिखना, अमर उजाला वाली भाषा जो लिखोगे ना, कोई बुरा ना मानना, हिंदी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूं, आपको द हिंदू वाली लैंग्वेज लिखनी है, ठीक है, कि एथिकल वोकेबलरी यूज करनी है, मतलब कि जैसे मोरल इमेजिनेशन, एथिकल कन्ग्रुएंस होना चाहिए, वैल्यू डिसोनेंस नहीं होना चाहिए, वैल्यू कंसोनेंस होना चाहिए। कंसोनेंस मींस सारी वैल्यूज आपकी एक जगह मिलके कन्वर्ज हो रही हैं। डिसोनेंस मींस आपकी एक वैल्यू यहां जा रही है, दूसरी वैल्यू इंटीग्रिटी कुछ और कर रही है, और आपको आप में ऑनेस्टी कुछ और नहीं है, ट्रांसपेरेंसी रख नहीं रहे हो, लेकिन इंटीग्रिटी की बातें कर रहे हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और फाइनली हर चीज को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में रखेंगे। दैट मींस पैराग्राफ में इंट्रो रहेगा, स्मॉल सब हेडिंग्स रहेंगी, फ्लो चार्ट, बुलेट सॉल्यूशंस वगैरह सब रहेंगे, ठीक है। सिंपल क्लियर हो गया। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि भाई और बाकी की और वो 2-3 चीजें मैं और बता दे रहा हूँ कि भाई हर आंसर आपका जो होना चाहिए, एक लाइन थोड़ी सी डेफिनेशन होनी चाहिए, छोटी सी, एक पेज की डेफिनेशन नहीं चलेगी, ठीक है। हमने आंसर राइटिंग में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता रहा हूँ कि अभी क्लिक कर गया, जो एक यूपीएससी 24 में एक रैंकर 249, यू कैन चेक दैट आउट, दिव्यांशी अग्रवाल, ठीक है। अब इस लड़की को हमने, इसने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी, कुछ नहीं करी, और इसका आंसर जो पहले दिन का आंसर था, आप एक चैनल देखोगे जाके, X100 जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग ऑफ वॉइस एवेल्यूशन का चैनल है, उस पर देखोगे जाके, पहला आंसर देखोगे, आप खुद कहोगे हैं दिस इज द सेम पर्सन हु सिक्योर्ड 249 रैंक। बट आप एग्जैक्ट 2 महीने बाद का आंसर देखो, आपको जमीन आसमान का 100% डिफरेंस दिखेगा। तो ये जो हमने उनको बताया था, कि इस दिव्यांशी को जो बताया था, उन्होंने फॉलो करा, एक एक चीज उसकी करेक्ट करी, डेली बेसिस पे हम जो वॉइस इवेल्यूट करते थे आंसर, वॉइस इवेल्यूशन में सिखाते थे, करेक्ट करी, और देखो जमीन आसमान का अंतर। और इस लड़की ने पहले रैंक, पहले अटेम्प्ट में, पहला प्रीलिम्स, पहला मेंस, कोई टेस्ट सीरीज नहीं मेंस की, और सीधे 249 रैंक जंप की। क्लियर है? सी इज ऑल्सो अटेम्प्टिंग 25 प्रीलिम्स। सो गेटिंग माई पॉइंट, दैट इज द क्लियर, ठीक है। नाउ she attempted 25 films as well. So now this, एक तो ये पता चल गया कि अब उसके में दिक्कत क्या थी, पहले में स्ट्रक्चर कुछ नहीं था, कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं था। बाद में ये जब चीजें छोटी छोटी स्ट्रक्चर्ड वे में आई, तब उसका आंसर और बेहतरीन हुआ। तो आपको डिफाइन करो, एक्सप्लेनेशन दो थोड़ी, और एक रियल लाइफ का एग्जांपल अगर करंट से कोट करके, दैट्स इट, ठीक है। एथिक्स में, केस स्टडी में 3 चीजें होती हैं, कंटेक्स्ट, कंसीक्वेंस उसका क्या होगा, और चॉइसेस क्या है एथिकल डिलेमा में, बात खत्म, ठीक है। समझ में आ गया? तो आपको आंसर सीट में आपका एथिकल फ्रेमवर्क दिखना चाहिए, और आपको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लिखना चाहिए, ना कि एक फिलोसफर की तरह आप कोड भरे जा रहे हो, आप अननेसेसरी कोटेशन थियरीज लगा रहे हो, फिलोसफर लिख रहे हो, नहीं। आपको प्रैग्मेटिक मींस प्रैक्टिकल रहना चाहिए, और रिफ्लेक्टिव, आप रिफ्लेक्ट करने चाहिए आपके पर्सनैलिटी के, आपके अंदर एथिक्स वाकई में। आपको कोई भी अगर एथिक्स पढ़ाने आए दोस्तों, आप सबसे पहले एक चीज याद रखना, कि देखो क्या वो आपको फिलोसफर बनाना चाहता है या एक एथिक्स का टीचर बनाना चाहता है। नो, आपको एक स्टूडेंट ही रहना है, जिसको एक एग्जाम के लिए पढ़ना, जो एग्जाम में काम आता है वो करो, सिलेक्शन लो, खत्म हो गया एथिक्स। जो थ्योरी वाला है, दिमाग में आपके एथिक्स है, वो आप रियल लाइफ में आप यूज करना जाके। 15 मार्क का जो है, उसमें एक ट्राई करो, फ्लो चार्ट या डायग्राम बना दो, ठीक है। जैसे कि ऐसे कि जो आपको महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि वैल्यूज होती है, फिर आपका बिलीफ बन जाता है, ठीक है, और फिर वही एटीट्यूड दिख के फिर आप ऐसा ही बिहेव करते हो। चलो, और अल्टीमेट लास्ट आपका पॉइंट यही है कि एथिक्स पर्सनल दिखना चाहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो करते दिख रहे हो अगर आप सिविल सर्वेंट बनते हो, है ना। और ये कंसाइंस वगैरह ये सब आप कोड कर सकते हो, आर्टिकल वगैरह आप ये सब कोड कर सकते हो, आर्टिकल, फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सो द लास्ट लाइन इज एथिक इज नॉट लर्न, इट इज रियलाइज्ड, ठीक है। तो ये आपका हमारा जो पूरी कहानी थी, ये पूरी एथिक्स की हमने टिप्स बताई, एथिक्स में हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम टॉपिक 1 से।
The topic 1 of GS4 पेपर ethics is ethics and human interface. ठीक है, सीधी सीधी टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है, हम देखते हैं कि भाई क्या होता है। पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, उसी में आएगा एसेंस, डिटरमिनेंट्स, कंसीक्वेंस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशंस हम एथिक्स की देखेंगे, पब्लिक और पब्लिक प्राइवेट लाइफ में जो रिलेशनशिप में एथिक्स कैसे काम करता है, ह्यूमन वैल्यूज समझेंगे क्या होता है, बड़े बड़े जो रिफॉर्मर्स लीडर्स हैं उन्होंने क्या वैल्यू दिए, और फिर रोल ऑफ जो फैमिली सोसाइटी जो इनकल्केटिंग वैल्यूज में कैसे कैसे रोल फैमिली और सोसाइटी का होता है वो हम समझेंगे। ठीक है, ethics is the cornerstone of the governance. Where law ends, ethics begins. And where ethics fail, civilization collapses. ये जस्टिस अपने रहे हैं एमसी चागला, उन्होंने बात कही है कि भाई जब लॉ खत्म हो जाता है ना तब एथिक्स शुरुआत होती है। आज ऐसी कोई चीज बन गई है जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, कैपिटल पनिशमेंट से बात है, सपोज दिस इज द प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, नाउ लॉ ने उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया कि भाई इसको मौत की सजा है, लेकिन ये भूल गया कि कभी इसमें लॉ में ये नहीं लिखा गया कि उसकी कंडीशन क्या है। आज इसको एक डेट पे आ गई, उसको एक मौत की सजा दी जानी थी, बट सी इज 8 months प्रेग्नेंट। आपको लग रहा है कि उसको फांसी तुरंत दे देनी चाहिए? नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो बेबी है उसकी भी तो जान जा रही ना। तो हियर कम्स द एथिक्स, वेयर लॉ एंड्स द एथिक्स बिगिंस। क्लियर? इन अ नेशन गवर्न बाय रिटन लॉज एंड अनरिटन एक्सपेक्टेशन, ये क्या अनरिटन चीज तो है। एथिक्स बिकम्स द ब्रिज बिटवीन लीगलिटी एंड लेजिटिमेसी। ये लीगल है, सही है, इसको लटका दो, बट इज दिस लेजिटिमेट? लेजिटिमेट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ये सिविल सर्वेंट और पॉलिटिशियंस हैं जो सरकार के लिए काम करते हैं, एथिक्स इज नॉट जस्ट डिजायरेबल बट इट इज इंडिस्पेंसिबल। ठीक है, अब लेकिन एथिक्स को पढ़ने के लिए एथिक्स होता क्या है? सर आपने बहुत कुछ बता दिया, बट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस बाय द वर्ड एथिक्स? वी डू नॉट नो। सो उसको समझने के लिए थोड़ा वार्म अप चाहिए। तो एथिक्स किन किन चीजों से बना है, उसका जो जो फाउंडेशन चीजें वो समझते हैं। उनमें पहली चीज है वैल्यू। वैल्यूज जो बनती है उससे आपका एथिक्स बनता है। व्हाट आर द नाउ नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज? सुनते हैं। सोसाइटीज क्या होता है, कुछ ऐसी चीजों को अपने अंदर रखती है, या कोई इंडिविजुअल ऐसे लोगों को अंदर रखता है कि जो आपके बिलीफ होते हैं, और वो बिलीफ कन्वर्ट हो जाते हैं आपके वैल्यू में। ठीक है, जैसे हम सोच रहे हैं कि मान लो सपोज एक रिलीजन 1 है, रिलीजन 2 है। ठीक है, आपने पहले से ही समझा कि टेररिस्ट 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 खराब चीज है एंड दे आर लिंक्ड टू दिस रिलीजन एक्स। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, और ये रिलीजन वाई है। तो आपके बचपन से अगर किसी ने बोल रहा है कि टेररिस्ट कम ओनली फ्रॉम दिस रिलीजन, तो ऑल ऑफ सडन आपका एक टेररिस्ट से पाला पड़ा और उसने आपको या कोई कोई गलत काम कर दिया या मार्केट को उड़ा दिया और उसका नाम पूछा गया, तो आपने वो सोचा कि उसका नाम तो इस रिलीजन से रिलेटेड है ही नहीं। तो जो आपको सोचा गया था, जो आपका भरोसा था, जो आपका बिलीफ थे, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में लोगों ने बोल बोल के आपको ये दिमाग में चढ़ा दिया कि भाई यही होता है। ठीक है, तो वो क्या बन गया कि आपकी एक वैल्यू बन गई कि आप पर्टिकुलर रिलीजन से नफरत करने लगे। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल बिलीफ है सोसाइटी में, उनसे ही यही आपका जो बिलीफ एक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये वैल्यूज का मतलब क्या होता था ना। नेक्स्ट, वैल्यूज होती क्या है? वैल्यूज पे आपको पता चलता है कि कोई भी डिजायरेबिलिटी ऑफ एक्शन कैन बी मेजर्ड, कि हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, सही सोचना चाहिए, नहीं, आपकी वैल्यू है। अल्टीमेटली एक मोरल कंपास है, इंटरनल मोरल कंपास। कंपास क्या दिखाता है आपको? डायरेक्शन सेंस कराता है, बस। ठीक है, तो वैल्यू भी यही होती है कि जो धीरे धीरे करके एक इंटरनल मोरल कंपास होता है, तो वही अल्टीमेटली फिर धीरे धीरे एथिक्स का फॉर्म बन जाता है। ठीक है, और फिर मोरल का फॉर्म बन जाता है। बता रहे हैं वैल्यू सबसे बड़ी बेसिक चीज है। सुनो, क्योंकि ये लेक्चर में पहले बेसिक से समझा रहा हूँ, आप गलत नहीं करोगे एथिक्स में कोई चीज। कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरे को पहली चीज मैंने आपको बोली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी याद रखनी। ठीक है, वैल्यूज आपके डिसीजन मेकिंग कराता है, बिहेवियर सही कराता है। आपकी वैल्यू मान लो खराब है, आपको पता है कि हमें फीमेल की इज्जत नहीं करनी है, तो आपका बिहेवियर खराब रहेगा हमेशा। आपकी वैल्यू है कि आपको एंगर में रहना है, आपका बिहेवियर खराब रहेगा, इंटरपर्सनल कंडक्ट आपका अच्छा नहीं रहेगा। वैल्यूज आर रिलेटिवली स्टेबल। जनरली वो एक बहुत ज्यादा सोचते हो, जब बिलीफ सिस्टम जब आपका सोचने को मजबूर करता है तब आपकी वैल्यू बनती है और वो स्टेबल रहती है। ठीक है, कब? प्रोलॉन्ग इमोशनल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, एक्सपीरियंस इमोशन से आपको पता चला। ठीक है, और वैल्यूज ये जनरली क्या होती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, कंपैशन, इंटीग्रिटी, करेज, रिस्पेक्ट।
कंपैशन का मतलब कि भाई ऑनेस्टी वाला ईमानदार रहना, ये आपकी वैल्यू है, डिसऑनेस्टी नहीं है आपके अंदर। अब रिलेटेड टू कंसेप्ट, कंसेप्ट रिलेटेड टू वैल्यूज क्या है, देखो सुनते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई ये वैल्यूज जो होती है ना, ये फाउंडेशनल जो फाउंडेशनल स्टोन होती है मोरल की और एथिक्स की। अब सर अलग अलग होता है क्या मोरल और एथिक्स? बिल्कुल होता है, बताएंगे। मोरल वो होता है जो आपका खुद का है, आप क्या सोचते हो सही गलत है, तो आपकी वैल्यूज जो है उससे जो आप समझते हो कि क्या सही है क्या गलत है, दैट इज सो कॉल्ड मोरल। और एथिक्स वो होता है, हम आपके आगे चल के सब बता रहे हैं कि सोसाइटी, मान लो जो सोसाइटी है, अब सोसाइटी की भी कुछ वैल्यू रहेंगी, उन वो वैल्यूज के हिसाब से सोसाइटी क्या सोचती है सही और गलत, ठीक है, तो वो एथिक्स होता है। एथिक्स इज रिलेटेड टू सोसाइटी, मोरल रिलेटेड टू मी, खुद के। समझ में आ रहा है? तो याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कि कैपिटल पनिशमेंट सती, चलो सती के बाद आते। सती, सती क्या था, एक पुराने जमाने में जो था, सोसाइटी बोलता था सती इज जस्टिफाइड, की मतलब किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई, देन उसको भी आग में कूद के मर जाओ, तो वो सती था। लेकिन जब राजा राम मोहन राय जैसे लोग आए, उन्होंने बोला कि दिस इज स्पेक्ट्रम, जो आप किताब पढ़ते हो उसमें एक ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन राय सती इज नथिंग बट मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्र। मीन्स सती इज नथिंग बट मर्डर। आज के जमाने में सती करोगे तो क्राइम है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सती हो सकता है आज के जमाने में भी किसी किसी सोसाइटी में सती को जस्टिफाई कर दो, लेकिन सोसाइटी में जस्टिफाइड हो गई, लेकिन एक आदमी खड़ा है उसको लग रहा है नहीं ये तो मर्डर है। तो राजा राम मोहन राय जो बोल रहे थे कि मर्डर, तो उनका क्या था, मोरल था, वो जो सोसाइटी का एथिक्स है उसके अगेंस्ट था, ठीक है। तो मोरल होता है खुद का, और एथिक्स होता है किसी सोसाइटी का, जो जो क्यूमुलेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से जो सही और गलत को धारणा होती है, ठीक है। चलो, अब वैल्यू से क्या होता है कि आपका बिहेवियर, नर्चरिंग, ट्रस्ट, कॉपरेशन इन सोसाइटी होता है, तो इंपॉर्टेंस ये हो गई। अब इनकलकेशन ऑफ वैल्यू क्या है, तो ये टॉपिक में ये कभी भी आ सकता है कि ये देखो साफ साफ लिखा है, आपको बहुत बहुत प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नोट्स मिल रहे होंगे कि इनकलकेटिंग वैल्यूज में किस किस का रोल होता है, वो देखो वही हम आगे की बात आ गई। पहला पन्ने पर हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं अच्छे से। फैमिली देखो कैसे वैल्यू कराती है, एजेंट ऑफ वैल्यू होती है। जैसे फैमिली में अगर आप अपनी, अगर आप अपनी सिस्टर की इज्जत कर रहे हो, फीमेल की इज्जत कर रहे हो, कल को आपकी बीवी आएगी आप उसकी इज्जत करोगे, ठीक है। तो ऐसे आप सीखते हो। जैसे जेंडर इक्वलिटी की बात आती है, एजुकेशन, हो सकता है जेंडर इक्वलिटी में आपके भाई बहनों को दोनों को सही इज्जत एजुकेशन मिली है, लेकिन जब आपके बच्चे होंगे तब आप भी अपने लड़का और लड़की को बिल्कुल इक्वल इज्जत दोगे, एजुकेशन दोगे। एजुकेशन स्कूल का करिकुलम होता है, बहुत कुछ सिखाता है, पैडागोजी मीन्स बच्चों की जो शिक्षा होती है ना, उसमें वैल्यू एजुकेशन सिखाई जाती है, नैतिक शिक्षा हिंदी में बोलते हैं। सोसाइटी और कल्चर से भी हम वैल्यू सीखते हैं, जैसे कि सोसाइटी में, बहुत सारी सोसाइटी में डाउरी को जस्टिफाई कर दिया, जबकि वो अनएथिकल है। अगर आप भी, मैं आप सबसे एक विनती कर रहा हूँ, आपको सबसे एक एथिक्स की बात करूं, बिल्कुल आप खुले दिल से बोल रहा हूँ, ये यूपीएससी को किनारे छोड़ के भी मैं बात करूं, कभी भी जीवन में अगर आप एक आदमी हो, बहुत बार इस चीज को बोल चुका हूँ सारे बैचेस में, इसको ना करना यार, इसको बिल्कुल ना करना। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, उनका मैंने पहले दिन नौकरी में एथिक्स को डूबते हुए देखा कि जब उनका मौका आया तो उन्होंने जो जो लड़की वालों के पक्ष से हैं, गाड़ी, अरे वो तो, अरे वो लड़की के पिताजी दे रहे हैं यार, उनको बड़ा मना करने में यार बहुत बुरा लगेगा, वो लड़की को भी बुरा मान जाएगी, ठीक है, कि मेरे पापा तो गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, एंड दैट गिफ्ट इज नथिंग बट सो कॉल्ड डाउरी, ठीक है। ये कभी ना करना यार, अगर आप वाकई में आपके अंदर एक एथिक्स है, ये ना करना, ठीक है। तो एथिक्स क्या होता है सोसाइटी में, अगर एथिक्स और कल्चर को बोल दे, आप वो पहली जनरेशन के फर्स्ट जनरेशन पर्सन बनो जो उस पूरे खानदान की पूरी पूरी ये वैल्यू सिस्टम को चेंज करना चाहता है पॉजिटिव सेंस में। डाउरी चली आ रही थी, लेकिन अब नहीं चलेगी, क्योंकि ये मेरी शादी है, मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वरना इतना इतना मेरा सर फोड़ने का क्या मतलब है एथिक्स बढ़ाने का, ठीक है। केवल नंबर लाना थोड़ा ना, कि आपको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग भी बनो यार इन सब चीजों से, ठीक है। तो डाउरी को यार कभी भी जस्टिफाई नहीं करना किसी भी सेंस में। कार अगर आपको मिल रही है 20 लाख रुपए की कार, अरे क्या ये लड़की को गिफ्ट दे रहा है तो शादी में ही गिफ्ट देगा? अरे आगे पीछे दे देता, शादी से पहले दे देता, शादी के बाद 10 साल बाद दे देना, है ना। शादी में क्यों? क्योंकि वो आदमी भी जो है ना, जो दे रहा है कार, जो लड़की का फादर है, वो भी दुनिया को दिखाना चाहता है कि हमने बीएमडब्ल्यू दी है, वो भी फ्लॉन्ट करना चाहता है कि हमने लड़की को दी है, उसको भी अपने समाज में इज्जत चाहिए, बस इसीलिए भी ये भी करता है। और कहीं इसलिए नहीं कि कहीं हमारी लड़की परेशान ना रहे, इसलिए भी वो बहुत कुछ ऐसा होता है कि वो फोर्स्ड होते हैं, पूरे जिंदगी भर की बहुत कुछ मेहनत को, पैसे को बचा के रखा होता है। ये तो बड़े बड़े हो गए बीएमडब्ल्यू देने वाले, स्विफ्ट डिजायर भी देते हैं, 10 लाख की आती होगी, ठीक है। अब उस आदमी से सोचो जो गांव में
जिसने अपनी पूरे पूरे जिंदगी की मेहनत बचा के रखी थी, पूरे पूरे नौकरी का पैसा लगा के उसने 20 लाख रुपए की आपको एक गाड़ी दी है। अरे इतना अच्छा तो ना करो, इतना बुरा तो ना करो किसी की आप लड़की भी ले रहे हो और उससे फिर यार उसको फाइनेंशियली भी ड्रेन कर रहे हो। नो, दिस इज एक्चुअली पाप। अब आपको लगे कि मैं महात्मा हूं, आप सोच सकते हो। आपको लग रहा है कि आप पढ़ा नहीं रहे हो, ज्ञान ज्यादा दे रहे हो, आप बिल्कुल सोच सकते हो। बट दिस इज समथिंग सो कॉल्ड एथिक्स। तो मैं वहां की बातें कर रहा हूँ एथिक्स की, ठीक है। मैं आपको GS2 में नहीं कर रहा हूँ। नाउ रिलीजन, क्या रिलीजन आपको वैल्यू सिखाता है? यस, रिलीजन दिखाता है कि क्या गलत, क्योंकि हर रिलीजन का एक एक वो है फंडा की वो धर्म पे चलता है, ठीक है। कि चोरी करना हर रिलीजन में यूनिवर्सली बोला गया है, मना है। कंसियंस, जो आपकी अंदर का जो इनर मोरल, देखो आ गया मोरल वर्ड। तो जो मोरल फैकल्टी है जो आपके अंदर, वो भी बताती है कि आपको सही क्या गलत करना। जैसे कि राजा राम मोहन राय का मैंने आपको बताया हिस्ट्री में, उनकी कॉन्साइंस जो है, उनके अंदर जो वैल्यूज थी वो सोसाइटल नॉर्म से मैच नहीं करी, उन्होंने चैलेंज किया और इसीलिए सती हटा। कब हटा, कोई बता सकता है? किस एक्ट में हटा? डलहौजी के टाइम पे? नहीं, 1829, 1829 बंगाल में हटा था सती। बेंटिक रहा होगा इस टाइम पे, लॉर्ड बेंटिक। चलो, सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी में भी हमारी वैल्यूज बनती है कि सोसाइटी जो सोच रही है उससे भी हमें पता चलता है। अब जैसे कि मॉब लिंचिंग हो रही है, ठीक है, ये क्या दिखाता है कि सब लोग को अगेंस्ट मॉब लिंचिंग, अगर एक मास मूवमेंट चलता है कि मॉब लिंचिंग ना करो, तो ये वैल्यूज आपको हटाने का ट्राई कर रहा है सिविल सोसाइटी, इनकलकेट कर रहा है अच्छी, कि भाई लेट द जुडिशरी, लेट द पुलिस डिसाइड। कि ये नहीं कि भाई जनता खड़ी है, अरे किसी ने बोला कि अरे इस आदमी ने एक माइनर का रेप कर दिया है और जनता टूट पड़ी, मार डाला, पता चले कि नहीं वो तो रेप तो और किसी ने किया था, अरे ये तो मर गया ना आदमी। तो मॉब लिंचिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आपने जबरदस्ती मार डाला, तो ये क्या है कि हमारी ऐसे वैल्यूज बनती हैं, ठीक है। अगला, और वैल्यूज से क्या क्या है? एक आपको एक अभी मन में थॉट आ रहा होगा, सर अगर इस हिसाब से हम सिलेबस करेंगे ना, तो जैसे कि इसमें 31 पेजेस है और आपने तो सर अभी एक ही पेज पढ़ाया, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे तो सर तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, ये है आपका वो कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते तो स्टार्टिंग में स्लो रन बनते हैं, फिर तो आप सेंचुरी बना के जाओगे। अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वैल्यूज के क्या है कि भाई गांधी ने बोला है कि आपके जो थॉट होते हैं, जो बिलीफ होते हैं कि आप ऐसा सोच रहे होगी, वो आपके एक दिन थॉट बन जाते हैं, विचार। और विचार जो होते हैं फिर वो बढ़ जाते हैं वर्ड्स, वर्ड्स फिर आप उस हिसाब से एक्शन करते हो, एक्शन से फिर आपकी हैबिट बन जाती है, करेक्टर, फिर डेस्टिनी। तो ये क्या है कि वैल्यू का डेवलपमेंट है कि आप कहाँ पे जाओगे, ठीक है। दूसरा है कि भाई वेरिएबिलिटी ऑफ वैल्यूज आती है। हो सकता है कि डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स की वैल्यूज अलग हो सकता है कि इस्लाम में वैल्यूज ये हो कि आपको जो व्हील होता है, जो आपको बुरका कहते हैं, वो उनकी कुछ वैल्यू हो, उनके कुरान की वैल्यू हो सकता है हिंदूज में ये नहीं चलता हो, है ना। तो वैल्यूज डिफर करती हैं, सही गलत नहीं है, वो अपनी अपनी वैल्यूज हैं, ठीक है। हायरार्की, अब जैसे मेरी वैल्यू है कि मैं हो सकता है मैं कंप्लीटली वेजिटेरियन हूं, मैं एग को टच भी नहीं करता हूं, ये मेरी वैल्यू है, तो मैं किसी से लड़ने नहीं जा रहा हूँ। हो सकता है किसी किसी कोई कोई मरीज हो, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, उसको विटामिन या ये प्रोटीन लेने की, एग को खाना ही पड़ता हो, नॉनवेज को खाना पड़ता हो। अब उसकी वैल्यूज क्या है कि डॉक्टर की जो वैल्यूज है, मैं डॉक्टर से लड़ जाऊं कि नहीं नहीं साहब आप ऐसे क्यों कर सकते हो, है ना। तो ये वैल्यूज है, इनसे लड़ना नहीं चाहिए, ये अपनी अपनी एकदम से डिफरेंट इंडिविजुअल की वैल्यूज है, ठीक है। कि कहाँ वो, उसको कंटेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा। इसीलिए सरकार ये जो जो कसाई वगैरह होते हैं, वो अपनी अपनी सरकार की अलग अलग वैल्यूज हैं कि नहीं रोक पाते ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी डिबेट्स हैं, इसमें हमें नहीं पढ़ना, मैं एग्जाम में रहना है केवल, ठीक है। हायरार्की ऑफ वैल्यूज, आप वैल्यूज को ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे सिविल सर्वेंट के लिए उसकी ऑफिस पहले आएगा जब आप उस वो ड्यूटी पे, रादर देन कि बहुत कुछ फैमिली की वैल्यूज पहले आ जाएगी, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज उसके लिए पहले आएंगी ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन की पर्टिकुलर की वैल्यू। मान लो आप एक सिविल सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट का मतलब आईएएस पीसीएस ही नहीं होता है, कोई भी आप एक पब्लिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिविल सर्वेंट दे रहे हो, तो अब मान लो आप अब उस ऑर्गेनाइजेशन में XYZ कॉर्पोरेशन में पीएसयू में हो, और आपको कॉन्स्टिट्यूशन से भी वैल्यू मिली कि इंटीग्रिटी रखनी है। पीएसयू ये बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, इंटीग्रिटी न रखो, कॉन्स्टिट्यूशन बोला रखो, तो आप इसको हायरार्की में पहले रखोगे। समझ में आ गया? तो हायरार्की होती है वैल्यूज में। टाइप्स वैल्यूज क्या होती है? टर्मिनल वैल्यूज होती है और एक होती है इंस्ट्रूमेंटल। टर्मिनल का मतलब होता है जो अंतिम वैल्यू है कि भाई आपको खुशी, साल्वेशन, मोक्ष, वो आपकी हो सकती है। इंस्ट्रूमेंटल जो इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करें ये टर्मिनल वैल्यूज को लेने के लिए। जैसे कि आप ईमानदारी से काम करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो आपको बाद में साल्वेशन वगैरह मिलेगा। समझ आया? तो टर्मिनल और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ये होती है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ये क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जो अंदर हो खुद के, जैसे कि लव, पीस, ठीक है। और एक्सटेंसिंग जो मोह माया है, बाहर की दुनिया जिनको आप टच कर लेते हो, जैसे कि पैसा,
फेम, ये बाहर की दुनिया से मिल रहा है। अब जैसे एक आदमी है, इसके अंदर है शांति, शांति से लेटा है भाई, सुकून, है ना, सुकून, उसको कोई मतलब नहीं रैंक वैंक से, ये कुछ पैसा। अब एक दो टॉपर्स हैं, दो टॉपर है, मैं इन दोनों टॉपर के ऐसे को जानता भी हूँ। एक की रैंक आ गई ऑल इंडिया रैंक 10, और एक की आई है 11। ये शांत है, बिल्कुल शांत है, हम्बल है, एकदम हम्बल है, ठीक है, शांत है। दूसरा 11 है, इसने 50 जगह फेक इंटरव्यू दिए, उसको फेम चाहिए। अरे इसको रैंक लानी थी, अब उसको पता है मैं सिविल सर्विस करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, पीस हैप्पीनेस है, इसका पर्पज वो था नहीं, तो इसकी वैल्यूज कुछ अलग है ना। तो ये एक्सटेंसिव वैल्यूज चाहता है कि भाई धूम धड़ाका, धूम धड़ाना ना हो भाई, अरे सर ये आपने तो रैंक फोड़ दी, ये वो, वेल्थ, पैसा, ठीक है। मोरल, अमोरल, इमोरल वैल्यूज। मोरल का मतलब जो आप खुद से अंदर से आती है राइट एक्शन करने के लिए, मोरल का मतलब मी से याद रखा करो। इमोरल बिल्कुल गलत है। ऑनेस्टी आपकी, मोरल, मोरल बोल रहा था ऑनेस्टी रहो, इमोरल मतलब बोल रहा है बेईमानी से काम करो, करप्शन करो। अमोरल उसका कोई मोरल से लेना देना है ही नहीं, ठीक है। चलो हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये सब ने अपना पूरा माहौल बना रहा था, पूरा एथिक्स का फाउंडेशन थी। दिस वाज जस्ट फाउंडेशन ऑफ दिस एथिक्स, करेक्ट। नाउ लेट अस सी what are the ethics. Now this is the very basic question you must be knowing कि हमें एथिक्स तो आना ही चाहिए, 50 जगह डेफिनेशन लिखनी है, हमें ऐसे में भी कोट करना है सब जगह एथिक्स। सो नाउ लेट अस सी what is the ethics, what are ethics actually. Ethics are a set of standards and principles that regulate human conduct within a social context. रट लो, सोशल कंटेक्स्ट ये लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एथिक्स इज रिलेटेड टू द सोसाइटी, ठीक है। ऐसे याद रख लो, जब मोरल की बात करते हैं तो एम मीस मी, जब एथिक्स की बात करते हैं तो ये एंड में आ रहा है, एस मीन सोसाइटी, ठीक है। तो एथिक्स रिलेटेड टू सोसाइटल कंटेक्स्ट, ये हमें बताता है कि व्हाट ऑट टू बी डन और अवॉइडेड इन अ सोसाइटी, कि मतलब कि हमें सोसाइटी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तुम अपने हिसाब से क्या सोचते हो, नहीं, सोसाइटी में रहना है तो ये करना है, ठीक है। एथिक्स लॉ से डिफर करता है, रिलीजन से भी डिफर करता है, क्योंकि वो क्या है कि ये सोशल एक्सेप्टेबिलिटी को दिखाता है और कलेक्टिव वेलबींग को बोलता है। रिलीजन हो सकता है ये एक पर्टिकुलर समूह को दिखाए, अब हो सकता है सोसाइटी में मल्टीपल रिलीजन रह रहे हो, तो भाई सोशल एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, एक सोसाइटी की बात है, उसमें मल्टीपल प्लूरलिज्म हो सकती है, रिलीजन ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये डेफिनेशन हमने दे रखी है जानबूझ के, एथिक्स की आप कोई भी एक अच्छी सी डेफिनेशन रट लो, और मेरे हिसाब से आप ये रट सकते हो, ठीक है, कि ethics is the art of making right choices driven by values that transcend personal interests, upholding truth, integrity, collective well-being, blah blah blah. इन सोसाइटी भी एंड में लिख सकते हो, रट्टा मारो बस, आपको समझ में तो आता है, बट कभी कभी रट्टा मारना जरूरी होता है। कंसेप्ट देखो रिलेटेड एथिक्स से क्या क्या है, सही और गलत में हमें एथिक्स बताता है। एंड इन इटसेल्फ, भर भर के आप हर जगह यूज करोगे, हम अभी आगे चल के इसी को हम बोलोगे क्या, टेलियोलॉजी, कि भाई कंसेप्ट ये है कि भाई एथिक्स रिलेट्स टू एंड इन इटसेल्फ, कि एथिक्स खुद में ही खत्म है, उसी जगह पे एंड हो जाता है। अगर आप एथिक्स को फॉलो कर रहे हो आपको कुछ नहीं करना, कि मतलब कि उसके अलावा फिर ह्यूमन को कुछ नहीं करना है, इनर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, तो एथिक्स इज दैट, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंटल नहीं है, ये इंट्रिंसिक आपको देती है फुलफिलिंग, इंट्रिंसिकली फुलफिलिंग होती है। कंसिक्वेंसेस एथिक्स के क्या होते हैं, बिल्कुल अच्छे हो सकते हैं, अच्छे बुरे दोनों हो सकते हैं, ठीक है, जनरली अच्छे होते हैं, सोसाइटल ट्रस्ट होता है, हार्मोनी पीस वगैरह बनता है। डिटर्मिनेंट भी एथिकल बिहेवियर होता है, कि मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फैमिली, एजुकेशन, ये सब बताता है। और मोरालिटी और रिलीजन से कैसे अंतर होता है ये जरूरी है। देखो एथिक्स सोसाइटल स्टैंडर्ड होता है, जबकि मोरल आर इंडिविजुअल कन्विक्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे होमोसेक्सुअलिटी है, आर्टिकल 377, ठीक है, ठीक है। आप अगर इसका कोई बता सकते हो, हमें एक एक केस आया था कि जिसने इसको डिक्रिमिनलाइज किया, इस पे बहुत चर्चा हुई थी, आप बताओ अगर पता होगा। अब अपनी टेलीग्राम की आईडी आपको पता है, ये होती है BTS XIES, आप इस पे बता सकते हो कि भाई कौन सा ऐसा केस था सुप्रीम कोर्ट का जिससे ये 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया। अब जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी है, अगर आप बोलोगे कि होमोसेक्सुअलिटी क्या है, होमोसेक्सुअलिटी को आप हो सकता है किसी के मन में अनएथिकल हो, आपका अंदर से मोरल बोल रहा है कि होमोसेक्सुअलिटी इज अनएथिकल, ठीक है, मतलब कि होमोसेक्सुअल मेल टू मेल की रिलेशनशिप, ये अरे यार ये तो अनएथिकल है यार, ये क्या, ये नेचर के खिलाफ है। लेकिन सोसाइटी में अब ये अनएथिकल नहीं रहा, इमोरल हो सकता है। इमोरल का मतलब आप अपने अंदर से आवाज आ रही हो कि गलत हो, तो दिस इज इमोरल अकॉर्डिंग टू यू, बट दिस इज नॉट अनएथिकल अकॉर्डिंग टू द वन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी नाउ इट इज नॉट अनएथिकल,
ठीक है, मतलब कि लीगली है क्योंकि हमने इसको वेरीफाई कर रखा है उस सोसाइटी में, ये अब लागू है। ठीक है, तो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी मैं इसको आप बोल सकते हो कि ये अनएथिकल है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर कोई आदमी सोच रहा है कि नहीं क्या हमें इसको करना चाहिए, सही है, तो वो सोच सकता है सही है, तो हो सकता है उसके लिए मोरल हो। समझ में आ गया? और अगली चीज एथिक्स से रिलेटेड क्या है कंसेप्ट, एक मैं पूरे आपकी फाउंडेशन बना दूंगा, एक ही लेक्चर में आप बहुत कुछ सीख जाओगे, और फिर अगले लेक्चर तो बहुत अच्छे अच्छे जाएंगे और वो जल्दी भागेंगे फिर हम उसमें। ठीक है, अगला एब्सोल्यूटिज्म वर्सेस रिलेटिविज्म इन एथिक्स। देखो एथिक्स जो है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी का, तो दिस इज नॉट एब्सोल्यूट, हमेशा रिलेटिव भी हो सकता, बट कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म के अंदर आता है, जैसे कि लाइंग। अब आप इसको रिलीजन से, सोसाइटी से, पर्सनल से, कहीं से भी वेरीफाई कर लो कि लाइंग जो झूठ बोलना वो हमेशा गलत है यूनिवर्सली, तो एथिकल एब्सोल्यूटिज्म है इसमें। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक प्रिंसिपल है एथिकल रिलेटिविज्म, वो बताता है कि भाई हम रिलेटिविटी देखते हैं कि कंटेक्स्ट के हिसाब से देखेंगे कि क्या सही है कि नहीं है। अब जैसे कि फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच हो सकता है, फ्री स्पीच इंडिया जैसे जो जो सिस्टम है उसमें भाई ये अलाउड है, लेकिन जो ऑथोरिटेरियन रेजाइम्स है जैसे कि चाइना वगैरह बहुत कुछ है, वहां पे आप हो सकता है मिडावलिज्म में जब जाओ एंशियंट इंडिया में, हो सकता है फ्री स्पीच आप राजा के खिलाफ आरटीआई नहीं लगा सकते हो, आपका साला गला उड़ा दिया जाएगा, गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो ये क्या है, एथिकल रिलेटिविज्म है ना, कंटेक्स्ट को देखना पड़ता है। व्हाट आर मोरल्स, मोरल मैंने आपको बताया इंडिविजुअल प्रिंसिपल होते हैं, अनलाइक एथिक्स मोरल आर इंटरनलाइज्ड। तो मोरल इज नथिंग बट एक्चुअली इंटरनल एथिक्स, एंड एथिक्स इज नथिंग सोसाइटल मोरल। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? आई एम सेइंग जस्ट अ सिंपल वर्ड, मोरल इज इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स एथिक्स। ठीक है, अब एथिक्स को मतलब कि सोसाइटी से इंडिविजुअल लेवल पे आएगा, दैट बिकम्स अ मोरल, एंड एथिक्स इज सोसाइटल मोरल। मतलब कि हाँ, अगर मोराल को सोसाइटी के लेवल ले जाओगे तो बन गया एथिक्स। समझ आ गया? अरे अब मैं आपको बता रहा हूँ, पचासों लोगों को भी एथिक्स और मोरल में अंतर नहीं पता होगा, जाके देखना, पूछना किसी से। ठीक है, सो सब वो सब एथिक्स मोरल सब एक ही चीज में वो लपेटे में रहते हैं, इसीलिए नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर मिलते हैं फिर 75 आउट ऑफ 250, 75 आउट ऑफ 200, ऐसे नंबर मिलते हैं फिर। ठीक है, सो आपको समझ में आना चाहिए कि मोरल क्या होता है, इंडिविजुअल का होता है एथिक्स। ठीक है, जो आपका अपब्रिंगिंग कल्चर एक्सपीरियंस से मिलता है। कंसेप्ट ऑफ मोरल से रिलेटेड हमने पहले वैल्यू पढ़ा, एथिक्स पढ़ा। ठीक है, वैल्यू से एथिक्स तो मोरल बनता है, तो मोरल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर होता है, बिल्कुल सही बात है। मोरल एटीट्यूड को आपको डेवलप करता है कि मतलब कि आप सोसाइटी के एथिक्स को अपने मोरल से जज करा के फिर समझते हो कि क्या दिक्कत है, कहाँ पे चल रही है। ठीक है, डाइवर्सिटी होती है मोरालिटी में, भाई सबका अलग हो सकता है नॉनवेज वाला नॉनवेज खाए, और हो सकता है कि भाई एक ना खाए, तो उसका मोरल अलग है, उसका मोरल अलग अलग है। जैसे कि कैपिटल पनिशमेंट, मतलब कि किसी को फांसी की सजा देना, हो सकता है कि ग्लोबली डिफर करे, है ना, अलग अलग देश का अलग अलग एथिक्स हो सकता है। ठीक, डायनामिज्म होता है मोरालिटी में, मतलब कि मोरल आपका वक्त टू वक्त चेंज हो सकता है, आपका इवॉल्व हो सकता है। जैसे कि ड्रग एडिक्शन पहले सोचा था केवल क्रिमिनल लोग करते हैं, अब उसका एक मोरालिटी के हिसाब से आते हो कि भाई हेल्थ का इशू है। बहुत कुछ आप सोच सकते हो कि मोरालिटी को आप बदल बदल सकता है यार, वक्त टू वक्त। जैसे कि आप एक जब अभी जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपका 2 घंटे पहले आप सोच रहे थे कि ठीक है मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा, डाउरी में 1 करोड़ रुपए लूंगा, लेकिन अभी मैंने बोला कि यार वो 1 करोड़ रुपए हो सकता है किसी के बाप की मेहनत हो, किसी के फादर की मेहनत हो, वो जिंदगी भर रोएगा कि यार मैंने पूरी जिंदगी अपने शादी में, लड़की की शादी में कपड़े नहीं खरीदे थे, लेकिन भाई अपने दामाद साहब को गाड़ी देने के लिए हमने पूरा अपना पूरा पैसा, उसकी माँ के ने भी अपने जेवर बेच के आपको भाई एक BMW दिलवा रहे हैं, क्योंकि आपको तो फ्लॉन्ट करना। अब आपका लेकिन मोरल बदल गया, तो 2 घंटे पहले जो आपका मोरल था, नाउ इट हैज नाउ बीन चेंज्ड। तो डायनामिक्स है, मोरल में डायनामिज्म है, बदलता है। ठीक है, एथिक्स और मोरल की फोटो है, वही जो मैं आपको बता रहा था, यू कैन चेक दिस आउट नाउ। एसेंस ऑफ एथिक्स मतलब सार क्या है, इससे आपको दुनिया में जिंदगी में क्या समझ में आता है, व्हाई एथिक्स मैटर्स। भाई अच्छी लाइफ मिलती है, गुड लाइफ को डिफाइन करता है। यूडेमेनिया होता है, यूडेमेनिया मतलब हैप्पीनेस, आप ऐसे समझो। यू मींस कहीं आ जाए ना, यू, इट इज अ इंग्लिश कीवर्ड। यू यू मींस अच्छा होता है, जैसे आपने एक शब्द सुना होगा यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है चरम की हैप्पीनेस, एकदम अल्टीमेट, द अल्टीमेट स्टेट ऑफ द हैप्पीनेस, करेक्ट। ऐसे यू यहाँ पे भी आ गया, तो कहीं भी आप देखोगे ना,
तो यूडेमोनिया का मतलब होता है हैप्पीनेस, खतरनाक वाली हैप्पीनेस। तो अरिस्टोटल जो अरस्तु हिंदी में बोलते हैं कि दे डिस्क्राइब कि हैप्पीनेस नॉट अ प्लेजर, ठीक है, बट वर्चुअस लिविंग। तो अगर आप एथिक्स करोगे तो वर्चुअल एथिक्स आप लगाओगे ना, अच्छी क्वालिटी वगैरह रखोगे तो आपको खुशी मिलेगी। जैसे कि आईएएस एक अनुराग तिवारी है, आपको जनरली ट्राई करना है सिविल सर्वेंट के एग्जाम्पल अगर आप दे सकते हो तो बढ़िया है, ठीक है। अब इन्होंने स्कैम बहुत जो फूड कॉर्पोरेशन में या फूड डिपार्टमेंट में स्कैम चल रहे थे सप्लाई को लेके, तो बताया इनको थ्रेड भी मिले, लेकिन इन्होंने एथिक्स को फॉलो किया और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाया, तो इनको अंदर से खुशी मिल रही थी, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन मिलता है अंदर से, आपको और अच्छा काम करने को मिलता है। महात्मा गांधी जैसे कि कहते हैं सॉर्ड लॉ ना तोड़ा, भाई नियम के अगेंस्ट गए, लेकिन इसलिए नहीं कि भाई वो हेट करते थे ब्रिटिश को, लेकिन उन्होंने सच का सामना करने, सच को बताने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है। एथिक्स आपको गाइड करता है, एथिकल एक्शंस आपको गाइड करते हैं कि भाई ये इन्फोर्स नहीं होते हैं किसी पे कि तुम करो, अंदर से आवाज आती है कि मोटिवेशन की मुझे अच्छा करना है। अब मैं अगर आपको बताऊं, मेरे मुझे पास जब ये 30 यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है वो 30 पेज, मैंने ये 10 पन्ने में खत्म करा दिया था कंटेंट। जो कंटेंट की टीम है जब हमारे पास रिव्यू के लिए मेरे पास कंटेंट आया, तो मैंने 10-11 पन्ने में आया, मैंने कहा बढ़िया। तो लेकिन फिर अंदर से आवाज है कि नहीं, जितना ज्यादा आपको सिखा दें सिखाओ, नंबर बढ़िया आने चाहिए, ठीक है। 31 पन्ने का कंटेंट बनवाया हमने पहले यूनिट का, वो बाकी का काम आएगा, लेकिन ये पूरा आपकी फाउंडेशन है एथिक्स की। तो मोटिवेशन था कि हमें कुछ अच्छा आपको बताना है, ठीक है, वरना मैं क्यों चिल्ला रहा होता इतना। बियॉन्ड लॉ एंड पॉलिसी होता है एथिक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं एथिक्स का एसेंस, कि मतलब ये इसका पूरा सार क्या है, एथिक्स कैसे एक ह्यूमन एक्शन के लिए एक सोल है, उसको एसेंस बोलते हैं, ठीक है। कि मैटर क्यों करता, बात वही है। लॉ और पॉलिसी से बहुत सारे लॉ ऐसे होते हैं कि भाई लॉ चीजें नहीं कर पाता लेकिन एथिक्स कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये दो दे तो रखा है, वही है कि विनोद राय जो आपका 2G स्कैम का घोटाला आपने सुना होगा, पास्ट में हुआ था ना, तो उन्होंने लॉ वगैरह नहीं देखा, उन्होंने अपनी एथिकल ड्यूटी करी। चलो मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको ऐसे बता देता हूँ। अब जैसे क्या है कि टेक्नोलॉजी है, आपने पूरी दुनिया में आपको पता है कि जैसे कि पॉर्न साइट्स चलती हैं, ठीक है, पॉर्न साइट, ठीक है। अब आपने कितने लॉ बना लो, अगर आप पॉर्न साइट्स चल रही हैं, आप कितने भी लॉ बना लो, ये नहीं रुक पाएंगे। द मोमेंट दोज जो पॉर्न एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं या जो उनके हैंडलर्स हैं डीप फेक वगैरह भी सब करने वाले, द मोमेंट दे रियलाइज दैट दिस इज एथिकली रॉन्ग, जिस देश में नारी की पूजा होती थी उस पर हम ये सब कर रहे हैं, इट इज एथिकली रॉन्ग, उस दिन ये बंद होगा। तो क्या आपने उनकी वेबसाइट बैन कर दी, क्लियर है। अगला उन्होंने टेक्नोलॉजी निकाली, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग, लॉ कैन नॉट बी अमेंड विद इन सेकेंड। टेक्नोलॉजी बदल जाएगी हर 6 महीने बाद, आप कितना 6 महीने बाद नए नए लॉ लगा, आप 1 लाख लॉ निकाल के आओगे क्या। उसके बाद से 1,000 टेक्नोलॉजी है, उसने प्रोग्रामिंग कोडिंग चेंज करी, नई वेबसाइट बना ली, डीप फेक ले आया, डीप फेक नहीं तो भाई उसने एआई ले आया, एआई नहीं, क्या क्या ला रहा है। इसीलिए जब तक ये एथिकली ड्रिवन नहीं है टेक्नोलॉजी, until or unless these people understand that it is ethically wrong, तब तक आप नहीं रोक सकते। तो when law fails ethics comes into picture, getting my point, when law fails then ethics helps for the betterment of society, ऐसी सेम applies of policy। तो जो लॉ नहीं कर सकता वो एथिक्स कर देगा। समझ में आया, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। एथिक्स से और क्या होता है पब्लिक लाइफ में, रीइंफोर्स होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आपने पढ़ी होगी, एससीटी। ये क्या कहता है कि भाई जनता है और ये सरकार है, गवर्नमेंट है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हमने मन मुठाए से आपने मोनार्की बना दी कि भाई हम रूल करेंगे, ये इस जनता को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है कि हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन है। वो कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हम आपको बोर्ड दे के बना रहे हैं और आपको हमारे सर्विस देनी है, आप हमारे नौकर हो। अगर आपने नौकर नहीं बने, अगर आप नौकर नहीं बने और आपने जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है हमें सर्विस नहीं की, तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट आपने ब्रीच कर दिया। ब्रीच कर दिया तो आप खत्म। आप हमने जो कराया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नथिंग बट इलेक्शन, आपको राजा बनाया था, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। ये जो भी सरकार है वो रिप्रेजेंटेटिव है, एमपी एमएलए, वो कौन है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, प्रतिनिधि हैं। तो ये जनता ही है, डायरेक्ट इलेक्शन से डायरेक्टली जनता, जनता तो नहीं बैठ सकती 1 लाख लोग पार्लियामेंट में, 1 करोड़ 10 करोड़ लोग। तो उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे, द मूवमेंट दे प्रतिनिधि गलत कर दें उड़ा देंगे उनको, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ये कहती है। तो अगर ये काम सब एथिकल हो रहा है तो क्या होगा कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं दे विल नॉट फील द एथिकल डिस्ट्रस्ट, ऐसे कीवर्ड्स आप सोचते रहो, एथिकल डिस्ट्रस्ट इन द पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। तो जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उसमें
डिस्ट्रस्ट नहीं आएगा, तो ऐसे क्या होगा, पब्लिक का ट्रस्ट आएगा। टीएन सेशन अपने एक इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट रिफॉर्म किए, इनको बहुत कुछ यातनाएं भी सहनी पड़ी, वो सुनाया गया। तब इससे क्या है, एक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, उसमें एक आ गया ट्रस्ट की भाई ये सही सही अपना इलेक्शन कराता। तो वरना तो जो लोग लोग जो इलेक्टोरल रोल में जो जो लोग होते हैं ना, वोटिंग में जाते ही ना, क्योंकि पॉलिटिकल अपैथी आ गई है। अपैथी, पॉलिटिकल अपैथी मतलब कि उनको मतलब ही नहीं पॉलिटिक्स में, कि भाई उनको कोई सिंपैथी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपैथी आ गई। समझ में आ गया? ठीक है, इतना आप पढ़ो। अब अगले लेक्चर में ये मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको मैं 3 चीजें बताई हैं जो मेन मेन, उससे आपका पूरा एथिक्स का पेपर टिका हुआ है। याद रखो, पूरा एथिक्स का पेपर आपका टिका हुआ है इन्हीं चीजों पे, एथिक्स पे, मोरल पे, और वैल्यूज पे। ठीक है, ये होता है पर्सनल, ये होता है सोसाइटी का, ये खुद में जो एक आदमी के डेवलप होते हैं। अब आपको बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। ठीक है, चिंता ना करो, बहुत जल्दी से अच्छे से समझाया जाएगा, भरोसा रखना, हम आपको इतना ज्यादा कंटेंट देंगे, हम कीवर्ड का पूरा कंपाइलेशन देंगे आपको, एग्जाम्पल का कंपाइलेशन देंगे एथिक्स का। आप सोचोगे कि यार ये कंटेंट अभी मेरे को आज तक क्यों नहीं मिला। आप कंपेयर, मैंने हमेशा से आपको वादा किया है कि आप कंपेयर कर लेना मार्केट में। हम जब अगर उस पर दिन रात मेहनत करते तो कोई ना कोई चीज होती है। ठीक है, डू नॉट फॉलो व्हाट इज पॉपुलर, बोला जाता है, फॉलो दैट विच इज राइट, जो एग्जाम में काम आएगा आपको। मुझे फिलोसफर नहीं बनाया, आपको नंबर दिलाना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, हैव अ गुड डे।